गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अपने जो है एक नया चैप्टर शुरू किया था, एवरेज, है ना, औसत। कंटिन्यू करें। औसत। लास्ट में औसत में मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कैसे करते हैं, बताया था। आगे एक फॉर्मूला और लिखो। प्रथम n सम संख्याओं का योग अगर चाहिए तो n इंटू एन प्लस वन कर देंगे। प्रथम n सम संख्याओं का योग चाहिए तो n इंटू एन प्लस वन कर देंगे। बात क्लियर है क्या? चलो एक एग्जाम्पल। आ जाओ। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा? अच्छा, कल मैंने जो भी करवाया था घर पे जाके देखा था क्या? कौन कौन पढ़ता है घर पे जाके, ईमानदारी से बताओ। वेरी गुड, 4-5 लोग पढ़ते हैं। बाकी क्या काम करो भाई? बाकी घर जाके इधर आप क्या करते हो? लड़कों में तो कोई काम नहीं होता घर पे जाने के बाद, है ना? क्या होता है? खाना खाना, सोना। हाँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। हाँ, अगर वो दुख ज़्यादा है जीवन में तो वो भी उपाय हो सकता है। अच्छा, इधर कोई नहीं पढ़ता पीछे, और इधर है, इधर ला लियो। अच्छा अच्छा, तो मेरी जिंदगी करो, लाइफ में एक ही बार तो होती है। चलो खैर, इधर पीछे पढ़ते हो क्या? 4-5 लड़कियां पढ़ती है, बाकी लड़कों सर आप पढ़ाते बहुत बढ़िया होते हैं, घर पे आके लोड नहीं पड़ती। ये ज़्यादा हो गया। घर पे जाके एक बार ज़रूर देखा करो। अच्छा, जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनसे पूछ लेता हूँ प्रश्न, फिर पता लगे कि कितना क्लियर है ना? चलो, मैं जिससे पूछूँ वही बताएगा, ठीक है? इधर अपने विजय कल आए थे। हाँ, तो खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, ईमानदारी से खड़े हो जाओ। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला नोटबुक बंद कर दो। देखो ये कंडीशन है अपनी, है ना? अपने पीछे लवप्रीत आए थे कल। सर आए तो अच्छा, बोल नहीं पा रहा। क्लास नहीं लगाई? सच में नहीं लगाई कि बस? अच्छा, चलो अपने n इंटू एन प्लस वन और बटे 2, ठीक है। अच्छा, आप बताओ जरा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का? हाँ, वर्गों का वही है, प्लस 6 है। वही है क्या? मतलब कुछ बोलो तो सही। वही है पीछे मदीना घर पे पढ़ा था जाके। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों, सॉरी, घनों का योग। गलत है। n इंटू ठीक है, ये गलत है आपका फॉर्मूला जो आप कह रहे हैं, ठीक है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बताया था n इंटू एन प्लस वन बटे में 2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों को योग बताया था n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बटे में 6, और घनों का योग बताया था n इंटू एन प्लस वन बटे में 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब प्रथम 20 सम संख्याओं का योग हमसे पूछा, और फॉर्मूला होता है n सम संख्याओं का योग निकालने का n इंटू एन प्लस वन। हमें 20 का निकालना है, तो n का मान कितना है? 20 है। n का मान 20 है, फॉर्मूले में रखेंगे 20 इंटू 20, और एक कितना होता है? 21, और 20 इंटू 21 करेंगे तो कितना आएगा? 420 आ जाएगा, ठीक है?
एक खूबसूरत प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, अभी लिखो। बाकी लोग भी बताओ अपना अपना उत्तर। क्या बात, ये भी सम संख्याएं हैं, सभी जान लो भाई, ये भी सम संख्याएं हैं। अगर दुनिया में कोई नई इन्वेंशन हो रही हो तो उसके प्रति सजग रहा करो, जान लिया करो। 420 और अच्छा मुझे बताओ एक बार, मदीना का जो उत्तर था 110 और किसी का है क्या? आपका है। और 420 किन किन का है? अच्छा बाकी वो क्या है फिर? कुछ अलग है तो भी बता दो। 110 ही है। मैंने फॉर्मूला लिखा है प्रथम n सम संख्याओं का योग, यानी पहली n सम संख्याएं है कितनी, सम संख्याएं है कितनी, n का मतलब वो होता है फॉर्मूला n × n+1/2। जब यहाँ इसमें आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा लास्ट में 20 और आपने कहा कि n का मान 20 हो गया। नहीं, गलत है। सम संख्याएं कितनी है वो देखो जरा, ये 20 तक तो गिनती है। सम संख्याएं तो इसमें केवल 10 बची हुई है, आधी सम होती है आधी विषम होती है। तो संख्याएं कितनी है? सम 10 है, तो n का मान कितना हो गया? 10 हो गया। सम संख्याएं तो इसमें 10 है, तो 10 हो गया n का मान, और 10 × 10 + 1 11 110 आएगा। मदीना का सही उत्तर था। बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ें क्या? प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n²। वेरी गुड। n का मान कितना है? 5 है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो n का मान 5 हो गया। n² करना है, मतलब 5 का स्क्वायर करना है। कितना होता है? 25। बात क्लियर है क्या? आगे बढ़े, लिखो। तुम्हारा कौन सा उत्तर है? ई नंबर किसी का है, उत्तर तो बता सकता है। ठीक है, जो आपका उत्तर है वो बता सकते हो ई नंबर में। प्रथम 50 प्राकृत संख्या को औसत होगा, जरूर होगा, नहीं होगा, नहीं बताऊंगा, क्या पता, इनमें से कोई नहीं।
अच्छा मुझे बताओ जरा, प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? n इंटू एन प्लस वन बटे में 2 होता है कि नहीं होता? जब आपको ये फॉर्मूला पता है तो हमें पता है कि कोई भी संख्याओं का जब औसत चाहिए तो संख्याओं का योग बटे में कितनी संख्या है, यानी राशियों के योग बटे में राशियों की संख्या। हमारे यहाँ पर राशियों का योग निकालने का तरीका मुझे पता है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, तो योग निकालने का मुझे तरीका पता है कि n इंटू एन प्लस वन बटे में 2। n का मान कितना है? 50। 50 प्लस 1 बटे में 2, ये अपने पास कितना आ गया? 50 इंटू 51 बटे में 2। 50 इंटू 51 बटे में 2, 50 इंटू 51 बटे में 2, ये आ गया। फिर अपने से क्या पूछा है? फिर अपने से पूछा है औसत बताना है। औसत जब हमें बताना है तो औसत क्या होता है? योग बटे में टोटल संख्या, यही होता है। राशियों का योग बटे में टोटल संख्या, राशियों की संख्या। योग हमारे पास अभी आया कितना? 50 इंटू 51 बटे में 2, और संख्या कितनी है? 50। 50 से 50 कट जाएगा तो औसत कितना आ जाएगा? 25.5। बात क्लियर है क्या? अच्छा, उनका वो फॉर्मूला होता है उसका फोन में भी होता है। कोई डाउट है क्या बालिकाओं? नोट कर लिया क्या? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, देखना जरा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है, तो औसत निकालने के लिए संख्याओं का योग बटे में संख्याएं कितनी है वो लिखना है। तो योग निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो तो n इंटू एन प्लस वन बटे में 2 करते हैं। यहाँ पर n की जगह 50 रखना है। 50 प्लस 1 बटे में 2, 50 और 1 51 हो गए। ये हमारे पास योग आ चुका है। औसत निकालना हो तो योग बटे में कुल संख्या, राशियों के योग बटे में राशियों की संख्या। योग ये आया था, संख्या राशियों की 50 है, भाग दे दिया। 50 से 50 कटिया, 51 बटे 2 किया, 25.5 आ गया। बात क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? तो चुपचाप कैसे बैठे हो? चाय नहीं पी के है क्या? घर वालों ने धक्के से भेजा है क्या? हैं गृह त्यागम, ऐसा तो नहीं है? चलो आगे लिखो फिर। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत होगा। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत होगा। जरूर होगा, नहीं होगा, हैं ऑप्शन वही है। किसी कोई उत्तर आया तो बता सकता है। कोई उत्तर मिला क्या? 15.5। 15.5। यही होगा क्या?
मदीना क्या होगा? 15.1। अपने रानी 15 पॉइंट आया है। अच्छा, आगे बाद में नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे वाले को ले आएंगे। लेकिन आप ध्यान देना जरा, जो जो 15 पॉइंट बता रहे हैं उन्होंने पिछले तरीके से ही कर दिया है, पिछले वाले तरीके से ही कर दिया है। तो इन सब को उठा करके बाहर फेंक दिया जाए, पढ़ने वाले कोई नहीं है। जिन जिन का सही उत्तर है वो देखो जरा, ध्यान देना। प्रथम 30 प्राकृत संख्या में वर्गों का औसत पूछा है, केवल प्राकृत संख्या नहीं है, वर्ग है। और वर्ग का फॉर्मूला ही अलग होता है योग निकालने का। वर्ग का योग निकालने का फॉर्मूला ही अलग होता है। तो योग कैसे निकालेंगे? योग निकालेंगे n इंटू n प्लस 1 2n+1 बट्टे में 6, ये करना होता है। n का मान 30 है, 30 और 1 31 हो गए, 30 दूआ 60 और 1 है बट्टे में 6 पंजा 30। हल कर लेते हैं। गुणा आपका कितना है इसमें? अच्छा, एक बार ध्यान दें जरा, अपने को राशियों का भाग भी तो देना है 30 का, तो ना काटे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ठीक है, ना काटे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 30 से 30 कट ही जाएगा, 30 से 30 जो है कट ही जाएगा। तो मैं एक बार इसको एज इट इज रख लेता हूँ। ये लो, क्या? अच्छा, ये लो, ठीक है, जैसे मैंने पिछले में किया था एज इट इज रखा था वैसे रख लेता हूँ। अब जब अपने को औसत चाहिए तो योग बटे में संख्या, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। योग कितना है? 30 इंटू 31 इंटू 61 बटे में 6, और संख्या कितनी है राशियों की? 30 है। इस 30 से 30 ये कट जाएगा। अब गुणा करके 6 का भाग दे देते हैं, तो कितनी बार गुणा होगा? अगर गुणा करें तो 1 3 और ये आएगा 6 3 18 186 और 3 189 बट्टे में 189 और बट्टे में 6 6 3 18 6 3 18 एक बार जाएगा, फिर और 3 और 1 5.1 एक बार फिर जाएगा। ठीक, हो गया था क्या? चलो 315.1 के आसपास। हाँ जी, वो काट करें, आओ मास्टर को पिताते हैं। 6 पंजा 30, यही भाव आया होगा मन में। चलो कोई बात नहीं, 31 इंटू 61 करेंगे तो 1891 बट्टे में क्या है, सॉरी गुणा में 5 है, बट्टे में कुछ नहीं है, और भाग देंगे 30 का, भाग 30 का देना पड़ेगा। तो 5 छिक्का 30, 1891 में 6 का भाग अभी दिया था। ठीक है, चलो आनंद की प्राप्ति हुई, आगे बढ़े। चलो लिखो, समझ में तो आया ना सबको? लिखो, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत होगा। हाँ जी, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत होगा। 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत होगा, ये आपको बताना है। बाईस 22.1 यही है क्या? कुछ अलग है क्या? उत्तर है बताओ। 102.5। हाँ भाई मदीना, क्या उत्तर है? अंजू उत्तर बताओ। पारो
कोई उत्तर? इधर ला लो, आप भी कोई उत्तर बताओ जरा। 22.5 है क्या सर? 22.5 है क्या? नहीं है। सर ज़्यादा है ना? हाँ ज़्यादा होगा बिल्कुल। बहुत ज़्यादा होगा। 2 मिनट सर। गन है ना, गन छोटी सी बात थोड़ी ना है कोई। 2.25 जब आप क्यूब करते हैं तो हमें पता है 20 का भी क्यूब अगर देखूं, 20 का भी क्यूब अगर देखूं तो 8000 होता है। छोटी सी बात थोड़ी ना है कोई। घनों का योग निकालोगे फिर उसका औसत निकालोगे। खैर ध्यान दें जरा, प्रत्येक लाल लाली इधर देखो जरा एक बार। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालना है तो सबसे पहले हमें योग निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का घनों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बट्टे में 2 ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, n का मान कितना है? 20 है तो रख देते हैं 20 इंटू 20 और 1 है बट्टे में 2 से काटेंगे तो 10 बार, ऊपर क्या है? होल स्क्वायर। ये योग आएगा, ये अपने पास जो भी आएगा योग आएगा। अंदर क्या है? 10 इंटू 210 मतलब 21 और ये हो जाए गुणा करने पर 210। ऊपर करना है इसका वर्ग। 21 का वर्ग क्या होता है? और 0 1 है तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। फिर अपने से पूछा है औसत, तो योग बटे में राशियों की संख्या। योग आया है 4 4 1 0 0, राशियों की संख्या है 20। काटते चले जाएंगे, 2 दूए 4, 2 दूए 4, 0 5 दूए 10, 2200। जीरो आ गया बीच में, और तक नहीं। हाँ, आपका नहीं आया था? हाँ जी, 210 में औसत का निकाल के फिर वर्ग कर देंगे। 210 में 210 का वर्ग औसत निकाल के फिर वर्ग कर दें। गलत हो जाएगा, गलत होगा बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं, 1 मिनट देखो जरा लालियो, 1 मिनट देखो, एक नया इन्वेंशन आपको बताते हैं। n इंटू एन प्लस 1 बट्टे में 2, आप कह रहे हैं इसका औसत निकाल लूँ, यानी n का भाग दे दूँ और फिर इसका वर्ग कर दूँ। तो आपने एक बड़ी गड़बड़ कर दी। बड़ी गड़बड़ क्या कर दी? ये तो सब कुछ ठीक था, ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बट्टे में n स्क्वायर का भाग दे दिया, पर भाग देना था n का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऊपर n का स्क्वायर हो जाएगा। आप कह रहे हो पहले ये काम कर लूँ बाद में स्क्वायर कर दूँ, यही कह रहे हो? नहीं, मेरी बात सुनो। आप जो कह रहे हो उसके मुताबिक क्या हो रहा है? आप ये कह रहे हो पहले मैं ये सब कुछ निकाल लूँ, औसत निकल जाएगा, फिर मैं पूरे का वर्ग कर दूँ, तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं पूरे का वर्ग कर रहा हूँ तो मैंने बटे में n का स्क्वायर कर दिया, ना कि n का भाग हुआ है, n स्क्वायर का भाग हो गया, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़े क्या? समझ में आ गया सबको? आगे लिखना, प्रथम 51 सम संख्याओं का औसत होगा। हाँ जी, प्रथम 51 सम संख्याओं का औसत होगा। इक्यावन 51। लड़ाई ना करो, लड़ाई ना करो। सिद्ध 52 है क्या? वेरी गुड। सबका उत्तर आ गया होगा। प्रथम 51 सम संख्याओं का औसत पूछा है। आगे से ध्यान रखना, जब भी किन्हीं भी संख्याओं का, किन्हीं भी सम संख्याओं का औसत पूछे तो आप उसमें 1 जोड़ करके उत्तर दे देंगे। जैसे 51 का पूछा है तो 1 जोड़ के 52 उत्तर देंगे। अगर मान लो 6000 का पूछे तो 6000 में 1 जोड़ करके 6001 उत्तर दे देंगे। बात क्लियर है क्या? कितनी भी संख्याओं का, कितनी भी सम संख्याओं का औसत पूछे तो 1 जोड़ करके उत्तर दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है योग निकालने का फॉर्मूला होता है, सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। और जब औसत चाहिए तो औसत क्या कहता है? योग बटे में राशियों
की संख्या, ये हमें औसत देगा, एवरेज देगा। योग हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 है, संख्या हमारे पास राशियों की n है, n से n कट जाएगा और औसत आ जाएगा n प्लस 1। इसलिए मैंने कहा है तुम्हारे पास जो संख्या है उनमें एक जोड़ करके उत्तर दे देना, औसत आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या था, 51 संख्याएं हैं, तो योग निकालूं तो 51 और 1 52 योग आ गया। और योग में संख्याओं का भाग देना है, तो संख्याएं थी 51 से 51 कट गया, उत्तर आ गया 52। बात क्लियर है कि लालियो? आगे बढ़े, लिखना 2 मिनट बाद लिखना। विषम में अलग होगा, सम में अलग, विषम में अलग। हाँ, संख्या सेम ही होएगी, मतलब जो उत्तर है वही आएगा, जो संख्या है वही उत्तर होगा। ये मैंने वैसे पहले बताया हुआ आपको। आगे बढ़े, क्या लिखना, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत होगा। वेल डन। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत होगा। क्या बात है, इनकी नई इन्वेंशन सुनो तो। ये माइनस कहाँ से लेके आए हो बालिका? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? देखो जरा, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत पूछा है। अगर मैं औसत के फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला कहता है योग बटे संख्या, और योग अगर करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। विषम संख्याओं के वर्गों का, सॉरी, योग निकालना हो विषम संख्या का तो n स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो n स्क्वायर होता है। ये योग है, योग बटे में संख्या, योग बटे में संख्या क्या होता है, औसत होता है। संख्या n ही है, n है तो एक n से एक कट जाएगा और कितना उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब जितनी संख्या है तो सेम वही उत्तर होगा। प्रथम 50 है तो 50 ही उत्तर होगा, 50 है तो 50 ही उत्तर होगा। मान रख देते हैं इनका मान। योग निकालेंगे तो n स्क्वायर करेंगे, यानी कि 50 का स्क्वायर करेंगे, 50 का स्क्वायर करेंगे, ये योग आ गया। औसत निकालेंगे तो योग बटे में संख्या, यानी 50 का स्क्वायर, योग बटे में संख्या भी 50 ही है, एक 50 कट जाएगा, औसत आ गया 50। ठीक है क्या? तो जब भी विषम संख्याओं का औसत पूछे तो उतना ही औसत होगा जितनी की वो संख्याएं हैं। 50 संख्याएं हैं तो 50 औसत है। बात क्लियर है क्या? देखते ही उत्तर दे सकते हो। आगे लिखना, लिखिएगा 100 तथा 900 के मध्य, 100 तथा 900 के मध्य 7 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत होगा, सभी संख्याओं का औसत होगा। हाँ जी, चलो देखो जरा, 100 तथा 900 के मध्य जो संख्याएं हैं उनको, और वो भी कौन सी, जो 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य उन संख्याओं का आपको औसत बताना है। तो 100 और 900 के मध्य 7 से विभाज्य संख्याएं कौन सी है, अगर हमें वो पता चल जाए, हमें ये पता चल जाए कि 7 से विभाज्य पहली संख्या कौन सी और बाद वाली कौन सी है, ये हमें पता चल जाए तो दोनों को जोड़ करके हम 2 का भाग देंगे तो हमें औसत मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जब समान अंतर की संख्याएं हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं तो औसत आ जाता है। एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर मैं इस प्रश्न पर बात करूँगा। देखना जरा,
मैंने एक प्रश्न लिखा आपके सामने 11, 13, 15, 17 और मैंने कहा इन 4 संख्याओं का औसत बताओ। तुमने कहा गुरुजी अंतर समान है, सब में इसमें भी अंतर 2 का, इसमें भी अंतर 2 का, इसमें भी 2 का। तो औसत निकालने का 2 तरीका है, या तो सबको जोड़ करके 4 का भाग दो, या पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ करके 2 का भाग दे दो। अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ करके 2 का भाग दोगे तो भी औसत आ जाएगा। चेक कर लेते आता कि नहीं आता। 11 और 17 को जोड़ करके 2 का भाग दोगे तो औसत आ जाएगा 7 और 1 8 8 और यानी औसत कितना आ गया 14। और चारों को जोड़ करके 4 का भाग देते तो भी औसत 14 ही आता। तो औसत निकालने का ये तरीका होता है कि जब अंतर समान हो, सभी पदों में अंतर समान हो, तो हमेशा प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ करके और 2 का भाग दे दो, औसत आ जाएगा। तो मैं पता करूंगा 7 से विभाज्य 100 के बाद पहली कौन सी संख्या और 900 से ठीक पहली कौन सी संख्या यानी अंतिम संख्या 7 से विभाज्य कौन सी है, वो संख्याएं पता लग जाएगी तो मैं सीधा 2 का भाग दूंगा जोड़ करके। देखो जरा पता करते हैं। 100 में तुम पहले 7 का भाग दो, 100 में भाग देंगे 7 का तो एक बार जाएगा 3 और 0 7 चौके 28 2 शेष पल। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो संख्या है वो 14 7 98 होता है, यानी 2 शेष बचा है। 100 में 2 शेष बचा है, इसका मतलब होता है कि 100 से ठीक छोटी 2 संख्या मतलब 2 घटाने पर 2 98 होती है, वो 7 से विभाज्य है। 100 में जब मैंने 7 का भाग दिया है तो 2 शेष बचा। इसका मतलब हुआ कि 100 में अगर 2 कम होते तो वो संख्या पूरी 7 से विभाज्य होती। 100 में अगर 2 एक्स्ट्रा ना होते, 2 कम होते यानी 98 होता, तो वो 7 से पूरी विभाज्य होती। और इसका मतलब ये है कि 98 में मैं अगर वो 7 जोड़ दूं तो फिर जो अगली संख्या मुझे मिलेगी वो भी 7 से पूरी विभाज्य होगी। तो 98 में 7 जोड़ने पर क्या मिला 105 मिला है। तो पहली 100 के बाद वो संख्या 105 है जो 7 से पूरी विभाजित होती है, पूरी विभाजित होती है। तो हमें आगे से क्या करना है, जब भी तुम भाग दो जितना शेष पल बचे वो देख लेना 7 से कितना कम है। 7 से 5 कम है तो 5 जोड़ दो उस संख्या में जिसमें तुमने भाग दिया, यानी 100 में 5 जोड़ दो और तुम्हारे पास वो संख्या आ जाएगी जो कि 7 से पूरी विभाज्य है। फिर अंतिम संख्या की मैं बात करता हूँ। अंतिम मुझे बोला 900, मैं देखूंगा 900 7 से विभाज्य है कि नहीं है, तो 7 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा 2 शेष बचेगा, 7 दूए 14 होते हैं, 6 शेष बचेगा और 7 8 56 होते हैं, 4 शेष बचेगा। इसका मतलब मेरे पास ये जो 900 है वो ऐसी संख्या है जो कि 7 से विभाज्य संख्या से ठीक 4 ज़्यादा है। 7 से विभाज्य जो संख्या है उससे 4 ज़्यादा है, इसलिए 4 एक्स्ट्रा बच गए मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, इस 900 में से 4 कम कर दूंगा तो वो 7 से विभाज्य मुझे मिल जाएगी। तो 900 में से 4 कम कर दो, तुम्हें विभाज्य संख्या मिल गई 896। ये वो संख्याएं हैं प्रारंभिक और अंतिम जो कि 7 से पूरी विभाज्य है, 100 और 900 के मध्य। तो हमें इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देना है, औसत आ जाएगा। जोड़ करके 2 का भाग दे देना है, औसत आ जाएगा। 6 5 11 6 5 11 0 8 और 1 9 और 1 10 भाग देंगे 2 का, 1000 में भाग देंगे तो 500 आएगा, 500.5। नोट करो, फिर रिपीट कर दूंगा। कुछ दिमाग की सुइयां हिली, हाँ हिल गया ना, रजनीकांत स्टाइल में हिला डाला ना। क्या हुआ, हाँ ठीक ठाक बीच में टक गई हो, कोई बात नहीं। क्या हुआ बेंट, बोल सकते हो भी। हाँ चल रही है, हाँ दो। कुछ नया हुआ है क्या?
हाँ सर कुछ बताइए ना, मैं कुछ नहीं कर अच्छा, आप उन घटनाओं की बात कर रही हो। दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है। करंट में अगर बात कर रहे हो तुम, तो कल शेयर मार्केट गिर गया था अचानक से। करंट में अगर बात कर रहे हो तो कल शेयर मार्केट में 13 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, शेयर मार्केट गिर गया था, ठीक है। हाँ, ये है कि सुबह जो है 8 लाख करोड़ वापस बढ़ गया था, ये भी खूबसूरत बात है। खैर, रीज़न ये था कि कल जो है सेबी के अध्यक्ष जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी। मतलब मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में उन्होंने एक बात कह दी कि जो मिड कैप कंपनियां जो है उनके अंदर बबल बन रहा है। बबल, आप हालांकि आप न्यूज़ नहीं रखते हैं तो आपको शायद नहीं पता होगा, बबल बन रहा है। ये बात शेयर मार्केट को दिमाग में जैसे कान में पहुंची, उन्होंने अपने अपने शेयर तुरंत प्रभाव से बेच दिए और बेचने के बाद कंपनियों का एकदम से शेयर घटने के उपरांत ऐसा हुआ कि जो भी निफ्टी के अंदर कंपनियां थी वो सारी की सारी 13 लाख करोड़ के नुकसान में चली गई। इतना जो भारी नुकसान हुआ था। हालांकि आज सुबह जो वापस सेंसेक्स बढ़ चुका है, हाँ घटता बढ़ता रहता है। खैर कोई बात नहीं, इसकी डिटेल में बात करेंगे कभी। इकोनॉमिक्स का पार्ट है, आपको बहुत ज़्यादा शायद ध्यान नहीं होगा। शेयर के बारे में सुन रखे है क्या? किसी ने सुना है क्या होता है शेयर? शेयर क्या होता है? अपने तो वो सुना होगा, व्हाट्सएप से इधर शेयर कर दो, फेसबुक से भी शेयर कर दो, यूट्यूब से भी शेयर कर दो। हाँ, सभी को करना है, ठीक है। मास्टर के वीडियो जरूर किया करो, बाकी चाहे ज़िंदगी में कुछ करो ना करो, मास्टर के वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ध्यान रखना, केवल यूट्यूब पर होता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब नहीं होता, ठीक है। हाँ, वहाँ पर फॉलो होता है तो फॉलो करना है। खैर आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ प्रश्न। शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, होता क्या कुछ है, ताकि आपके अंदर जो क्वेरी जागी है अभी वो थोड़ी शांत हो जाए ना। शेयर मार्केट में क्या होता है एक्चुअल में, जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने अपने जो है हिस्सेदारी प्रत्येक व्यक्ति को देती है। मतलब क्या है, थोड़ा सा समझो एक बार। जैसे कोई कंपनी, किसी व्यक्ति ने स्टार्टअप किया, कोई कंपनी शुरू की, उसकी औकात थी 100 करोड़ का काम करने का, उसने 100 करोड़ कर लिया, लेकिन वो चाहती है कि मैं और ज़्यादा ग्रोथ करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो मार्केट में अपने शेयर जारी करती है। यानी कि व्यक्तियों को, जो जनता है उनको बोलती है कि आप मेरे शेयर खरीद लो, मतलब आप मुझे पैसे दे दो और मैं उन पैसों को बाजार के अंदर अन्य कामों में लगाऊंगी, ये यहाँ इन्वेस्ट करूंगी, यहाँ इन्वेस्ट करूंगी, जिससे मेरा जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ेगा और उस प्रॉफिट में तुम्हारा भी हिस्सा मैं तुमको दे दूंगी। अब जैसे मान लो एक कंपनी है 100 करोड़ की, उसने जनता से अपील की, जनता ने बोला कितना रुपया चाहिए, तो बोला कि 100 करोड़ और चाहिए, तो जनता ने मान लो 100 करोड़ दे दिए। अब 100 करोड़ कैसे देती है? अचानक से ऐसे नहीं है कि मेरे पास 100 करोड़ आ गए और मैंने दे दी, नहीं। एक व्यक्ति के पास 100 करोड़ और वो भी हमारी जैसी जनता के पास मुश्किल है ना। तो 100 करोड़ ऐसे नहीं होते। वो क्या करती है, अब किसी व्यक्ति के पास 5,000 रुपये होते हैं, किसी के पास 2,000 होते हैं, तो अपने अपनी औकात के हिसाब से लगाते हैं शेयर मार्केट के अंदर। तो जब शेयर मार्केट के अंदर लगाते हैं रुपया, तो उनको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, डीमेट अकाउंट जिसको बोलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास, जो शेयर मार्केट में काम करता है, उसके पास डीमेट अकाउंट होता है, जिसके थ्रू शेयर खरीदा जाता है और बेचा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास ये होता है, खरीदने वाले के पास होता है, बेचने वाले के पास भी ये होता है। तो कंपनियां उन्हें ये भरोसा दिलाती है कि आप इसमें पैसा लगाएंगे तो हमारा जो प्रॉफिट होगा, जिस हिसाब से आपने इसके अंदर लगाया उस हिसाब से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिसने ज़्यादा रुपये लगाया उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और जिसने कम लगाया उसको कम मिलेगा। तो जैसे जैसे व्यक्ति शेयर खरीदते जाते हैं उसकी कीमत भी बढ़ती जाती है। शेयर कुछ ऐसा समझो कि कागज़ का टुकड़ा है, उस कागज़ के टुकड़े में बदले में कंपनी ने तुमसे रुपये ले लिए और तुमको वो कागज़ का टुकड़ा पकड़ा दिया। अब कंपनी वो रुपये आगे इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्ट करने से जो प्रॉफिट होगा उसमें जितना आपने लगाया उस हिसाब से आपका प्रॉफिट मिल जाएगा, ये होता है। और अगर मान लो कंपनी में नुकसान हुआ है तो उसमें आपका नुकसान भी होगा, ये होता है उसके अंदर। तो जितने ज़्यादा लोग शेयर खरीदते जाते हैं उस हिसाब से शेयर की कीमत भी बढ़ जाती है। मान लो आज कागज़ का टुकड़ा 10 रुपये का है, कल इतने ज़्यादा शेयर खरीदे गए कि अचानक से उस कागज़ की कीमत बढ़ के 20 हो गई, अगले दिन 30 हो गई। तो तुमने जो 10 रुपये में कागज़ का टुकड़ा खरीदा था, आज उस कागज़ के टुकड़े की कीमत तुम्हारी 30 रुपये है। तुमने जो 10 रुपये में कागज़ का टुकड़ा खरीदा था उसकी कीमत 30 रुपये, यानी 2 दिन में तुम्हें 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये होता है शेयर मार्केट एक्चुअल में। और जब भी कोई शेयरधारकों को ये पता लग जाता है कि कंपनी के शेयर गिरने वाले हैं, तो अचानक से मान लो शेयरधारकों ने अपने अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए, तो जैसे जैसे शेयर बेचेंगे शेयरों की कीमत ऑटोमेटिकली नीचे आने लग जाएगी। क्योंकि शेयर मार्केट में नॉर्मल सी बात है, कोई चीज़ ज़्यादा आ जाए तो उसके भाव गिर जाते हैं। तो शेयर ज़्यादा आ गए, कंपनी की कोई खरीद नहीं रहा, सारे बेच रहे हैं, तो कंपनी के शेयरों के दाम नीचे आ गए। नीचे आ गए तो इसका मतलब कंपनी का जो शेयर का रेट था जो पहले था उससे गिर गया, यानी कि आज कम हो गया है। तो आज कम हो गया तो सारे के सारे लॉस में चले जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है घाटा हो गया, इसका मतलब थोड़ा सा गहरा है, आप शायद नहीं समझ पाओगे। गहरा इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो शेयर की कीमत आपको गिरी हुई दिख रही है वो जरूरी नहीं है कि वो गिरी हुई है, वो कल बढ़ जाएगी। आज गिरी हुई तो क्या हुआ, कल बढ़ जाएगी। आप आज बेचते हो तो आपको नुकसान होता है। मान लो आज आपने 10,000 के शेयर खरीदा, अगले दिन डाउन होगी कीमत, 7500 रहेगी उस शेयर की कीमत।
तो आज अगले दिन आपने बेच दिया तो आपको 2,500 का नुकसान है। आप वेट करो, हो सकता है उससे अगले दिन 10,000 से भी ऊपर चला जाए, उससे भी अगले दिन उससे ऊपर चला जाए। उस दिन बेचो जब आपको लगता है कि हाँ आज प्रॉफिट ठीक हो रहा है, तो आपके हाथ में होता है कि मैं कब खरीद रहा हूँ कब बेच रहा हूँ। तो ये होता है शेयर मार्केट का फंडा। तो कल ऐसे ही हुआ कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो डायरेक्टर है या अध्यक्ष है, उन्होंने ऐसा कहा कि मार्केट के अंदर एक बबल बन रहा है। तो अचानक से सबको जो है शेयर मार्केट में निवेश कर रखा, तो उनको भनक लगी और उन्होंने अपने अपने शेयर जो है बेचने शुरू कर दिए। बबल का क्या मतलब होता है बताता हूँ जरा। शेयर मार्केट के अंदर जो कंपनियों का प्रॉफिट होता है वो इस तरह से बढ़ता होता है, धीरे 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 धीरे। मिड कैप कंपनियाँ होती है और जो लो कैप कंपनियां होती हैं। मिड और लो का मतलब होता है कि छोटी कंपनियां, मध्यम वर्ग वाली और निम्न वर्ग वाली छोटी कंपनियां, और एक होती है हाई कंपनियां। जैसे अपने देश के अंदर रिलायंस है, बड़ी हाई कंपनी है, रिलायंस हो गई। मतलब ऐसी कंपनियां जिनको सब लोग जानते हैं, जिनका हाई प्रोफाइल वैल्यू है, जिनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है, वो होती है हाई कैप वाली कंपनियाँ। उन कंपनियों का जो प्रॉफिट होता है वो तो ठीक ठाक बढ़ता ही है। क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर तो प्रत्येक व्यक्ति को भरोसा भी होता है और उनका ये भरोसा जमा होता है कि इनका जो शेयर बढ़ने ही वाला है, डाउन नहीं आने वाला है। इस वजह से उनके शेयर खरीदे जाते हैं, नॉर्मल खरीदे जाते हैं, क्योंकि उनके शेयर महंगे होते हैं। एक एक शेयर भी उनका महंगा होता है, इस वजह से छोटे लोग जो नहीं खरीद पाते। पर जो मिड कैप वाली और निम्न कैप वाली जो कंपनियां हैं, उनके अंदर छोटे लोग भी शेयर खरीदते हैं, क्योंकि उनके शेयर की वैल्यू कम होती है, कम रुपए का होता है। 100 रुपये, 200 रुपये, 400, 500, जितनी आपकी औकात है उस हिसाब से आप खरीद सकते हो। तो उनके अंदर लोगों ने इतने ज़्यादा खरीदे कि जो हाई कैप वाली कंपनियां थी, उनको पूरे पिछले 1 वर्ष के अंदर केवल 2,000 करोड़ के शेयर 20,000 करोड़ के शेयर खरीदे गए। केवल पिछले वर्ष में, केवल पूरे वर्ष में बड़ी कंपनियों में 20,000 करोड़ के शेयर खरीदे गए। लेकिन जो छोटी कंपनियां थी उनके अंदर 34,000 करोड़ के शेयर खरीदे गए। तो उनका जो ग्राफ यूं बढ़ना चाहिए, वो अचानक से यूं हो गया ग्रोथ। अब ये ग्रोथ यूं चल रही है, इसको बोलते हैं बबल बनना। कैसे? ये इस तरह से एक बबल बनता है, लग रहा है आपको ग्राफ के अंदर? तो इसको बोलते हैं बबल बनना। यानी कि छोटी कंपनियां जिनके पास प्रोडक्ट में दम नहीं है, लेकिन लोग फिर भी उनमें पैसा लगा रहे हैं। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो संस्था है, वो सारा का सारा शेयर मार्केट नियंत्रित करती है ताकि लोगों के साथ धोखा ना हो। उन्होंने ऐसा कहा कि जनता थोड़ी संभल कर रहे, ये एक बबल बन रहा है। तो जो जानते हैं उनको पता चल गया अचानक से कि प्रोडक्ट में दम नहीं है, उन्होंने अपने अपने शेयर तुरंत प्रभाव से बेचने शुरू किए। और जैसे ही बेचने शुरू किए तो अचानक से शेयरों की जो कीमत है वो अचानक से डाउन आ गई। और डाउन इतनी आई कि कल से जो है अचानक 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ शेयर मार्केट के अंदर। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात इस वजह से थी क्योंकि भारत जो है पिछले ही दिनों, 4-5 दिन पहले की न्यूज़ है कि भारत जो है पिछले ही दिनों 4थे नंबर पर दुनिया में सबसे बड़े शेयर मार्केट वाला देश बन चुका है। यानी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा शेयर मार्केट रखते हैं उनमें 4थे नंबर पर भारत है। तो और उसका भी इतने धड़ाम से गिर जाना बहुत बड़ी चिंता का विषय था, इसलिए अचानक से न्यूज़ आ गई। लेकिन आज सुबह क्या हुआ, 8,000 करोड़ वापस बढ़ गई है, कल शायद और बढ़ जाएगी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होता रहता है शेयर मार्केट के अंदर। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न लिखना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इस प्रश्न को। मैंने क्या कहा था कि 100 और 900 के बीच में तुम्हें ऐसी संख्याएं ढूंढ लेनी है जो 7 से विभाज्य हो। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लेनी है। करना क्या है, 100 में 7 का भाग देना है, 7 का भाग दोगे, यहाँ पर जो भी शेष है वो देख लो कितना है, 2 आया। इसका मतलब ये वो संख्या है जिसके अंदर 2 ज़्यादा है। 7 से भाग, 7 का भाग पूरा जाए, उस संख्या से 2 ज़्यादा है, इसलिए 2 शेष बच गया। और अगर मैं इसमें 7 ज़्यादा कर दूं तो पूरा भाग चला जाएगा। 7 ज़्यादा होता है तो पूरा भाग चला जाएगा। तो मैंने कहा 2 तो ऑलरेडी ज़्यादा है, 5 और ज़्यादा कर दो। 100 में 5 और ज़्यादा कर दो, 105 आ जाएगा। वो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी 100 से। फिर मैंने दूसरी संख्या का पता किया। दूसरी संख्या 9 से ठीक छोटी कौन सी वो पता करनी है। तो 900 में 700 का भाग दिया तो मेरे पास शेष पर बचा 4। इसका मतलब ये जो संख्या है 900, ये वो संख्या है जो 7 से विभाज्य संख्या से 4 ज़्यादा है। और इसमें से मैं 4 कम कर देता हूँ तो 896 ऐसी संख्या है जो पूरी 7 से विभाज्य है। और हमें वो दोनों संख्याएं मिल गई जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी 100 और 900 के बीच में है और 7 से विभाज्य भी है। तो इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? एक बात नोट करके लिख लेना कि पदों में समान अंतर हो तो औसत प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2।
ये औसत होता है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2। आगे लिखना 200 तथा 900 के मध्य 200 तथा 900 के मध्य 3,4 तथा 5 3,4 तथा 5 तीनों से विभाजित सभी संख्याएं तीनों से विभाजित सभी संख्याएं होगी, मतलब औसत होगा। पहले आप ये बताओ कि सभी संख्याएं कितनी होगी, मतलब 200 और 900 के मध्य 3, 4 तथा 5 से विभाजित सभी संख्याएं कितनी होगी, सभी संख्याएं कितनी होगी ये आपको बताना है। बताओगे? फिर देखो जरा, एक संख्या मुझे 200 दी गई है और एक 900 दी गई है, और विभाज्य किससे होने चाहिए? 3, 4 तथा 5 से होने चाहिए। 3, 4, 5 से जो विभाज्य होगी, तीनों संख्याओं से विभाज्य होगी, वो संख्या तीनों के एलसीएम से भी विभाज्य होगी। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 4, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 आ गया एलसीएम, क्योंकि तीनों के अंदर कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 100 एलसीएम जो है तीनों को गुणा करने से मिल जाएगा। 60 आ गया, तीनों गुणा कर दिया। फिर अपने पास ऐसी संख्याएं पता करनी है जो 3, 4, 5 से विभाज्य और इन दोनों के मध्य हो, तो कितनी होगी? तो 60 से विभाज्य करके चेक कर लेते हैं। जब मैं 60 से भाग दूंगा इसके अंदर तो कितनी बार जाएगा? 6, 3, 18। 60 से इसमें जब भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? ठीक है, तो अपने पास क्या आया? अपने पास एक संख्या आई, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 3। इसका मतलब होता है कि 200 तक 3 संख्याएं ऐसी है जो 60 से पूरी पूरी विभाज्य है, और 900 तक 15 संख्याएं ऐसी है जो 60 से पूरी पूरी विभाज्य है। मुझे इन दोनों के ठीक बीच में बतानी है, तो 1500 में से 3 घटा दो, 15 में से 3 घटा दो तो कितनी बच जाएगी? 15 में से 3 घटा दो तो 12 संख्याएं बच जाएगी। बात क्लियर है क्या? नोट करो। चेक करो मेरे को, बिल्कुल 900 में पूरा 60 का भाग जा रहा है, इसके बाद 900 शामिल हो गए। ध्यान देना 200 और 500 तक, अगर 200 और 500 तक कहें तो इसके अंदर 12 सही उत्तर होगा, और मध्य अगर कहें तो ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान देना जरा। अगर मैं मध्य की बात करता हूँ तो मध्य में 200 शामिल नहीं होना चाहिए, 200 और 900 शामिल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमें 899 तक चाहिए वो संख्याएं, 200 से ठीक छोटी, 900 से ठीक छोटी 899 तक चाहिए। तो 60 का भाग देंगे तो 14 बार जाएगा, 14 बार जाएगा, 15 बार नहीं जाएगा। 899 में देंगे 14 बार जाएगा, 14 पॉइंट समथिंग आता होता है, 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब 14
में से 3 माइनस करेंगे तो 11 संख्याएं ऐसी होगी, 11 संख्याएं ऐसी होगी। यहाँ भी 201 लिख लेंगे क्योंकि हमें 207 में नहीं लेना, 200 और 900 के मध्य पूछा है, तो 200 के बाद 201 और 900 से पहले 899। बात क्लियर है क्या? तो इस प्रश्न के अंदर 200 से 900 तक कहता तो 200 और 900 शामिल करना है, 200 और 900 के मध्य कहता है तो 201 और 900 से ठीक छोटी 899 को शामिल करना है। बात क्लियर है क्या? तो इसके लिए आप 11 कर लेंगे ये, और यहाँ पर जो है 899 और यहाँ पर 14, ठीक है। आगे बढ़े क्या? एक प्रश्न लिखना जिसका उत्तर आप मुझे कल देंगे, बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न है। 200 तथा 1100 के मध्य, 200 तथा 1100 के मध्य 13 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।